हर कहानी के पीछे एक सुर होता है और सुर के पीछे होती है एक थ्योरी। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ क्योंकि हम यहाँ नोट्स नहीं बनाते, वी मेक नोट सेंस। शुरू करते हैं। देखो यार, आप सबको ये तो क्लियर है ना कि भारत के क्लासिकल म्यूजिक की दो मेन लाइन चली हुई है। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरी कर्नाटक। अगर तुम पहले सेमेस्टर के यूनिट के चैप्टर याद करो तो हमने देखा था कैसे वैदिक टाइम से ही इंडियन म्यूजिक ग्रो करता गया। मंत्र, सामवेद, नाट्यशास्त्र के जरिए एक सॉलिड बेस बन गया। बोलोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी। और फिर हमें पता चला कि 13वीं शताब्दी तक पूरे भारत में म्यूजिक बिल्कुल एक जैसा था, बस थोड़ा रीजनल फ्लेवर होता था, पर रूट एक ही थी। मतलब साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, सब एक ही रिदम में बंधे हुए थे। सेम सुर, सेम ताल, एकदम कनेक्टेड। पूरा भारत एक म्यूजिकल थ्रेड में बंधा हुआ था। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है स्टोरी में। 13वीं शताब्दी के बाद जब मिडल एशिया के लोग आए, इन्वेडर, सुल्तान, मुगल्स, उनके साथ पर्शियन और अरेबिक म्यूजिक के वाइब्स भी आ गए। उन्होंने हमारे नॉर्थ के म्यूजिक को थोड़ा मिक्स करके अपना तड़का लगा दिया और वो इवॉल्व होके बन गया हिंदुस्तानी म्यूजिक। लेकिन साउथ में ये सब कुछ हुआ ही नहीं, वहां फॉरेन इन्वेजन वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो उनका म्यूजिक अपनी जड़ों पर टिका रहा और धीरे धीरे एक अलग आइडेंटिटी बन गई जिसको हम कर्नाटक म्यूजिक कहते हैं। आज दोनों ही जिंदा है, दोनों पॉपुलर है, दोनों का अपना अलग स्टाइल है। नॉर्थ का ज़्यादा रोमांटिक और खुला हुआ कह सकते हैं, साउथ का ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिवोशनल है। तो इस वीडियो में हम उसी साउथ इंडियन लाइन का पूरा सफ़र समझेंगे कि कैसे वो एंशिएंट तमिल म्यूजिक से निकलकर कर्नाटक क्लासिकल बन गया। शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा पीछे, 300 BCE के टाइम पे। जैसे संस्कृत में नाट्यशास्त्र एक सबसे पुराना ग्रंथ है जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का बेस बन गया, वैसे ही साउथ का टेक्निकल बेस मिलता है एंशिएंट तमिल लिटरेचर से। और तमिल लोगों ने म्यूजिक का एक अपना वर्ड बनाया, इसाई मतलब संगीत। इसाई मतलब संगीत। उनका लिटरेचर, जिसे हम संगम लिटरेचर बोलते हैं, वो इतना पुराना और रिच है कि उसमें लिटरेचर और म्यूजिक दोनों के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। इस दौरान कुछ 8 इंपॉर्टेंट एंथोलॉजीज लिखे गए। इट्टू तो गई, पत्तू पाटू, पन्नानुरू, कलिटो तो गई, परिपटल, अकनानुरू वगैरह। और एक और जबरदस्त ग्रंथ है तोलकापियम। तोलकापियम जो एंशिएंट तमिल ग्रामर और लिटरेचर का सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। उसमें ही तमिल म्यूजिक के रूल्स और सिस्टम का पहला जिक्र मिलता है। पूरा साउथ 4 रीजन में डिवाइडेड था और हर रीजन का अपना गॉड, अपना म्यूजिक स्टाइल, अपना इंस्ट्रूमेंट और अपना लिविंग स्टाइल होता था। लोग अपना देवता को खुश करने के लिए गाना बजाना करते थे और हर इंस्ट्रूमेंट या ट्यून का नाम उसी रीजन से आता था जहां वो इन्वेंट हुआ था। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये सिस्टम ग्रीक म्यूजिक जैसा ही था। और तमिल लोगों ने आर्ट को 3 कैटेगरीज में बांट रखा था। ईयल मतलब पोएट्री, इसाई मतलब म्यूजिक, नाटकम डांस, ड्रामा या नाटक। म्यूजिक परफॉर्मेंस का सिस्टम जब हम देखें तो परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल जगह होती थी, मतलब वेन्यू बोले उसको कहते थे पन्नई। क्या कहते थे? पन्नई। किसको? वेन्यू को। और जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे उन्हें कहते थे पन्नार या पोरुनार। पन्नार या पोरुनार। और तुम्हें पता है 7 सुरों का नाम भी बहुत मस्त है। कुरल, टूटम, कैकली, उजय, इल्ली, वलरी, तारम। अगर तुमने मेरी पुरानी ऑडियो सुनी होगी तो तुमको ये जरूर याद होगा क्योंकि ये मेरे को खुद मस्त लगता है। अब अगर तुम पूछो तमिल लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल बुक कौन सी है, तो एक ही नाम आएगा, वो है शिल्पाधिकारम। इस मास्टरपीस को लिखा था इलांगो अडिगल ने, जो ग्रेट चेरा किंग सेंगुटवन के भाई थे। ये टेक्निकली एक महाकाव्य है, पर इसमें म्यूजिक और डांस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी डिटेल में दिए गए हैं। शिल्पाधिकारम सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये है एक डॉक्यूमेंट जिसमें उस टाइम के कल्चर, ट्रेडिशंस, सोशल कस्टम, फेस्टिवल और राजा के पैट्रोनेज सब का रिकॉर्ड मिलता है। सोचो 2nd सेंचुरी में लिखी गई किताब जिसमें लिखा है कैसे एक म्यूजिक गुरु अपने टाइम का लेजेंड था, जिसका सुर इतना मधुर था कि लोग डिवाइन मान लेते थे।
इसलिए लिटरेचर, सोशियोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी तीनों का मिक्स है। इस ग्रंथ में 10 चैप्टर हैं। कितने? 10 चैप्टर्स, जिनमें से 6 पूरे म्यूजिक और डांस को डेडिकेट किए गए हैं। ये जरूर लिख देना। इसमें लिखा गया है कैसे एक डांस टीचर 11 डांस फॉर्म और न्यूमरस ताल्स में एक्सपर्ट था, कैसे एक म्यूजिक गुरु स्वीट वॉइस्ड सिंगर था, और कैसे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स याल मतलब तमिल वीणा, वेणु मतलब फ्लूट, सेंगुटो याल जैसे वाद्य बजाते थे और सारे नोट्स परफेक्टली हैंडल करते थे। ये सब पढ़ के लगता है कि तमिल लोगों ने ना म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं है, जिया था। वाद्य यंत्र की बात करें तो शिल्पाधिकारम में लिखा है कि हर इम्पोर्टेंट इवेंट, चाहे वॉर हो, यज्ञ हो, शादी हो, जन्मदिन हो, त्योहार हो या अंतिम संस्कार, सब में इंस्ट्रूमेंट बजाना जरूरी था। और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पता है कौन से थे? याल, जो स्ट्रिंग वाले थे, याल। कुडल मतलब विंड वाले, या मध्यलम मतलब परकशन। और सब इंस्ट्रूमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जैसे नाट्य शास्त्र के पैटर्न है वैसे। पहला था तोलक ककरवू मतलब ताल वाद्य, परकशन। दूसरा था नरम्बु करवू मतलब तंत्री वाद्य, स्ट्रिंग वाले। थर्ड था कंच कुकुर्ती मतलब घन वाद्य, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट। और फोर्थ था तुलई कुकुर्ती, सुशिर वाद्य मतलब विंड वाले। और ह्यूमन वॉइस को कहते थे मिदारू करवी। क्या कहते थे? मिदारू करवी। सबसे प्यारी बात पता है मेरे को क्या लगी? राग को तमिल में पण कहते हैं। उसकी जो स्वीटनेस है उसको कंपैरिजन किया है शहद से मतलब हनी से। जैसे मधुमक्खी पहाड़ों और फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती है ना, वैसे ही एक सिंगर स्वरों को चूज करता है और उन्हें सुंदरता से मिला के एक पण मतलब राग बनाता है। मतलब कितना इमेजिनरी है, कितना कैसे मतलब दिख रहा है कि ये कितनी रिस्पेक्ट दी गई है म्यूजिक को, कितने प्यार से सजाया गया है, वो चीज तुमको इसमें दिखेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, शिल्पाधिकारम एक ज्वेल्ड पीस है, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें साउथ इंडियन आर्ट का हर रंग चमक रहा है। पोएट्री है, थिएटर है, म्यूजिक है, स्पिरिचुअलिटी है और टेक्निकल नॉलेज की भी फुल ऑन डिटेल है। और यही ग्रंथ आगे चलकर कर्नाटक म्यूजिक का बेस का एक मेजर सोर्स बना। कौन सा? शिल्पाधिकारम। आखिरी में इसकी समरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स याद कर लोगे तो तुमको बहुत इजीली समझ आ जाएगा सब। 13वीं शताब्दी तक इंडियन म्यूजिक एक ही सिस्टम था। इन्वेजन के बाद नॉर्थ का म्यूजिक बदला और हिंदुस्तानी बना। साउथ ने अपना स्टाइल बनाया, कर्नाटक। साउथ के म्यूजिक का अर्लीस्ट मेंशन तमिल संगम लिटरेचर में मिलता है। 8 मेन एंथोलॉजीज थी, एटो तो गई, पत्तू पाटू, पन्नानूरू, कालू तो गई, परी पटल, एकनानूरू। तोलकापियम ने तमिल म्यूजिक का फर्स्ट ग्रामर डिफाइन किया। उस टाइम देश 4 जोन में डिवाइडेड था, हर एक का अपना देवता और अपनी म्यूजिक वाइब थी। परफॉर्मेंस प्लेस को पन्नई कहा गया और परफॉर्मर्स को पन्नार या पोरुनर कहा गया। सुरों का नाम कुरल टुटम कई कली उजय इली वलरी तारम। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल का एपिक था। इन्होंने डांस, म्यूजिक और नाटक को एक जगह जोड़ा। इसमें म्यूजिक टीचर, सिंगर और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स का फुल डिस्क्रिप्शन था। इवेंट में म्यूजिक कंपलसरी था, वेडिंग, वॉर, यज्ञ एटसेट्रा। 3 मेन इंस्ट्रूमेंट थे, याल, कुडल, मध्यलम। इंस्ट्रूमेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। राग को पर्ण कहा गया और उसका कंपैरिजन एक स्वीटनेस से, हनी या शहद से किया गया। बेसिकली एंशिएंट तमिल लोग म्यूजिक को थ्योरी नहीं, इमोशन और कल्चर के रूप में जीते थे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को बताना इसमें क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है तो बहुत कमियाँ बहुत दिख रही होंगी, मेरे को भी पता है। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो से मैं और थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। बाकी कुछ भी कमी लगे, कुछ रह गया हो तो मेरे को ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मैं 72 मेल कर्तन के बारे में बताऊँगी। और जितना मैंने पढ़ाया आज जितना था उसको देख लो, सुन लो, नोट्स बना लो,
इतना पढ़ लो, तुमको समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अभी बताया तो शायद कुछ गया होगा। तो मेरे को बताना कि कितना समझ आया कितना नहीं, प्लीज़, ताकि मैं अगली वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।